जिंदगी के रंग हजार और तेरा प्यार, दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई, हर खुशी सिमट के तेरा साथ बन गई। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रंग, जो कि दरअसल रंगों का एक कोलाज है। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज का एपिसोड बेहद खास है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी जो टेक की दुनिया में इनोवेशन और नेचर की दुनिया में इंस्पिरेशन दोनों साथ लेकर चलती हैं। हम स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर विशु गुप्ता का, एक इंजीनियर, रिसर्चर और एक एंटरप्रेन्योर, जो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को शेप करने के मिशन पर हैं। जयपुर की धरती से निकली विशु जी ने यूएसए के यूनिवर्सिटी ऑफ इडाहो में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अपना शानदार सफर तय किया। लिथियम आयन बैटरीज पर पायनियरिंग प्रोजेक्ट्स किए और फिर भारत लौटकर ईवी चार्जिंग, डेटा ऑप्टिमाइजेशन और क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस पर गहरा काम किया। आज वे सेमी एनवीओ की को फाउंडर डायरेक्टर हैं, एक रिसर्च लेड ऑर्गेनाइजेशन जो क्लीन एनर्जी, बायोमिमिक्री और इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी जैसे कटिंग एज फील्ड्स में काम कर रहा है। साथ ही स्किलसिफाई के जरिए 700 से ज्यादा लर्नर्स को एआई और टेक टूल्स की ट्रेनिंग भी दे चुकी है। तो आइए दोस्तों, उनसे जानेंगे सस्टेनेबल फ्यूचर कैसा दिखता है, एआई आम इंसान की जिंदगी कैसे आसान कर सकता है, यूएसए में पढ़ाई का सफर कैसा रहा, और साथ ही उनकी हॉबीज, इंस्पिरेशन और लाइफ फिलॉसफी भी। डॉक्टर विशु गुप्ता, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच सर, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है, आज मैं यहाँ पे हूँ और सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। तो चलिए शुरुआत करते हैं विशु जी। आपका सफर जयपुर से शुरू होकर यूनिवर्सिटी ऑफ इडाहो यूएसए तक पहुंचा। बचपन की कौन सी यादें या इन्फ्लुएंसेस थी जिन्होंने आपको इंजीनियरिंग चुनने की प्रेरणा दी? सर ऑनेस्टली सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे लिए मेरी बड़ी बहन रही हैं। शी इज ऑल्सो एन इंजीनियर। तो जब वो इंजीनियरिंग पढ़ रही थी तो वो मुझे बताती थी कि उनके कोर्स में क्या चल रहा है, किन प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रही हैं और उससे ओवरऑल सबकी क्या मदद हो रही है। तो ये चीज मुझे बचपन में बहुत ज्यादा एक्साइट करती थी कि ये तो बहुत अच्छी फील्ड है कि जहाँ पे मैं कुछ बना रही हूँ उसमें एक तो कुछ नया बनाने को भी मिल रहा है और लोगों का भी उसमें भला हो रहा है। एंड सो दैट वाज द इनिशियल चार्म जो मेरा इंजीनियरिंग की तरफ था। फिजिक्स में हमेशा इंटरेस्ट रहा मेरा एंड स्लोली जब चांस लगा मुझे तो फिर मैंने पकड़ लिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को। और जबकि फिजिक्स बड़ा एक तरह से कठिन सब्जेक्ट माना जाता है और आपको फिजिक्स से प्यार हो गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। जी सर। आपने बीवीएम विद्याश्रम में अपनी स्कूलिंग कैसी रही? वहां आपने स्कूलिंग शुरू की ना? और कोई टीचर या इंसिडेंट जो आज भी आपको याद हो, विद्याश्रम की कोई खास याद जो आपके साथ जुड़ी हो हमेशा के लिए? हाँ सर, सो मैंने अपनी पूरी फर्स्ट से लेके 12th तक की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम से ही करी है एंड बहुत सारी यादें हैं। मतलब लिटरली बचपन से लेके 18 साल की उम्र तक हम लोग वहीं थे एंड इतनी सारी टीचर्स ने मेरी पर्सनालिटी को मेरे नॉलेज बेस को इतना एनहांस किया। इवन पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी मुझे वहीं से एनकरेजमेंट मिला। सो मैं किसी एक पर्टिकुलर टीचर को तो शायद नहीं बोल पाऊँ क्योंकि सभी ने इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है कि मैं बता नहीं सकती। जो सबसे ज्यादा चीज मुझे ध्यान रहती है स्कूल की अभी भी, क्योंकि जैसे मैं स्कूल के सामने से ड्राइव करके जाती हूँ मुझे वो चीज अभी भी याद आ जाती है दैट हमारे स्कूल में एक सर घुसते ही मंदिर है बहुत सुंदर सा, सरस्वती माँ का। और मुझे याद है कि रोज स्कूल जाते में
हम वहां जरूर रुकते थे, तो एक हैबिट बन गई थी हम लोगों की। एंड आई रियलाइज कि वो हैबिट मेरी कॉलेज में भी कंटिन्यूड रही, अभी भी कंटिन्यूड है वो, कि मैं सुबह उठ के मंदिर जाती हूँ, फिर मैं कहीं और जाती हूँ। तो ये एक अलग सी हैबिट मेरे को स्कूल से मिली है, जो शायद पता नहीं, शायद किसी और स्कूल में भी मिलती शायद, बट हाँ, मुझे विद्याश्रम से ये एक अलग चीज मिली है। ये तो बहुत खूबसूरत बात है कि स्कूल में मंदिर हो, और बच्चे शुरू में तो जाते हैं लेकिन बाद में भूल भाल जाते हैं उसको, लेकिन आप अभी तक उस प्रैक्टिस को फॉलो कर रही हैं मंदिर जाने का। ये तो बहुत ही मजेदार बात है और बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, तो यूनिवर्सिटी ऑफ इडाहो में पढ़ाई का अनुभव कैसा रहा? वहाँ की एकेडमिक लाइफ, लाइफस्टाइल और एक्सपोजर में आपको सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगा है? क्योंकि आप यहाँ से वहाँ गई थी पढ़ने के लिए, तो क्या कैसा लगा? सर, सबसे बड़ा डिफरेंस तो था ठंड का। तो जहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ आइडाहो है, वहां पे मेजोरिटी ऑफ द ईयर स्नोफॉल रहता है। तो एक तो सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी लर्निंग मेरे लिए यही थी कि स्नो कैसे मैनेज करना है ऑन एन एवरीडे बेसिस। बट असाइड फ्रॉम दैट सर, पढ़ाई के टर्म्स में मैं बात करूं तो फर्क है, काफी डिफरेंसेस हैं। सिंस आई वाज इन इंजीनियरिंग, सो इंजीनियरिंग इज अ प्रैक्टिकल फील्ड। प्रैक्टिकल फील्ड के हिसाब से हमारे पास प्रोजेक्ट्स होना जरूरी है, वरना हम थ्योरी को अप्लाई करना नहीं सीख पाते हैं। लर्निंग मेरे लिए ये बहुत अच्छा रहा कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर हम सीख रहे हैं तो कहीं उसके बेसिस पे हमारे पास प्रोजेक्ट आ जाता था। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग। और फिर कॉलेज में वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा मिलती है, लाइक यू हैव टू टेक केयर ऑफ मेंटेनिंग योर अटेंडेंस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद योर लाइफ। क्योंकि मैं वहां पे अकेली थी, हॉस्टल में थी, पर एज सच फैमिली वहां पे नहीं थी मेरे साथ में। तो ये सारी चीजें खुद से कैसे मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट, असाइनमेंट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें वहां पे मैं सीखती चली गई थी। एंड एक जो अच्छी चीज मेरे साथ हुई थी वहां पे ये कि प्रोफेसर्स काफी वेलकमिंग थे इन टर्म्स ऑफ नेट अपने में लेने के लिए। मैंने अपने फर्स्ट ईयर से ही रिसर्च अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत अलग चीजें सीखने को कॉलेज के ड्यूरेशन में ही मेरे को मौका मिल गया था। कभी कभी होम सिकनेस वगैरह नहीं होती थी? एकदम चली गई थी आप यूएसए में, या सर, आपकी हर सिस्टर भी दूसरे वहीं दिन। थी? सर मेरी सिस्टर वहां पे थी, बट ऑलमोस्ट एवरी अदर डे ऐसा होता था, मन करता था कि मैं उठ के वापस आ जाऊं, बिकॉज मेरी बाकी पूरी फैमिली यहाँ पे थी, एंड मेरे सारे दोस्त यहाँ पे थे, सब कुछ यहीं पे था। और कहने को तो ठीक है यूएस है, बट अल्टीमेटली तो फॉरेन कंट्री है। तो बिल्कुल वो सही यादें बात। तो बहुत आती थी हर त्योहार पे, हर टाइम ऐसा ही लगता था कि बस चलो घर हो गया। नहीं, सही बात है। चलिए, फिर आगे चलते हैं। जब आप वहाँ लिथियम आयन बैटरीज पर और स्टेट ऑफ चार्ज इंडिकेटर जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी, तो उस टाइम जी की कोई मेमोरेबल या चैलेंजिंग कहानी हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करें, अगर आपको याद हो कोई ऐसी खास बात। बिल्कुल सर, पर वो शेयर करने से पहले मैं लिसनर्स को एक बार बताना चाहूंगी कि स्टेट ऑफ चार्ज इंडिकेटर क्या होता है। सो जी। लिथियम बैटरी, कोई भी बैटरी होती है तो हम मॉनिटर करते हैं कि उसको अब कितना चार्ज उस पे बचा है और उसे कब चार्ज करने की जरूरत है। हमारे फोन्स पे भी अगर आप ऊपर ऊपर देखें तो एक छोटा सा बैटरी का वो होता है साइन, है ना? हाँ। वो कभी आधा हो जाता है, कभी उससे कम हो जाता है, फिर जब चार्ज करते हैं तो उस पे चार्जिंग का साइन आ जाता है। तो ठीक है। बेसिकली ये जो है यही एक स्टेट ऑफ चार्ज इंडिकेटर है। कितना चार्ज बचा हुआ है, आप उसे कितनी देर यूज कर सकते हैं, एसेंशियली यही वाली चीज होती है। तो ये जो प्रोजेक्ट था सर, इसमें हम पर हमारी टीम जो थी वो 6 डिफरेंट लोकेशंस में थी। कॉन्ट्रीब्यूटरी एफर्ट था, ये कोलैबोरेटिव एफर्ट था। 6 डिफरेंट ग्रुप्स था जो 6 डिफरेंट लोकेशंस में थे और 3 डिफरेंट टाइम जोन्स में थे। तो जो टेक्निकल एस्पेक्ट थे वो तो मैंने सीखी, बट कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सीखा कि टीम्स को कोऑर्डिनेट कैसे करना है, सारा का टाइम पे कैसे करवाना है। डिस्पाइट बीइंग द यंगेस्ट स्टूडेंट group, I was in charge of taking care of all of the timelines and the tech aspect of it. So it was a very learning experience for me इस तरीके से। एंड फिर टेक साइड में सर हम लोगों ने खूब सारी बैटरीज टेस्ट की।
तो 3 दिन लगातार टेस्टिंग चलती थी, तो रात में भी हम सेट को छोड़ के नहीं जाते थे एक्सपेरिमेंट को। तो वो यादें उस टाइम पे अच्छी हुई मेरी टीम से जो वहाँ पे थी। ये चीजें याद रहती हैं, छोटी सी चीज लगती है पर यही चीजें बहुत ज्यादा याद रहती हैं। चलिए तो यहाँ इन यादों के साथ हम रुक जाते हैं और एक गाने का मजा लेते हैं, एक गाने का जी आनंद बिल्कुल। लेते हैं। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें। ये जीवन दिल जानी दरिया का है पानी। पानी तो बह जाए, बाकी क्या रह जाए। यादें यादें यादें। नगमे हैं, शिकवे हैं। विशु जी, 2012 में वापस भारत लौटकर एकेडमिया में आने का निर्णय किया। क्या खास वजह थी कि रिसर्च और ट्रेनिंग दोनों आपको इक्वली अट्रैक्ट करते हैं? सर, इसका इन्फ्लुएंस जैसे मैंने आपको बताया पहले कि मैंने रिसर्च अपनी फर्स्ट ईयर में ही शुरू कर दी थी, बैचलर्स के फर्स्ट ईयर में ही कर दी थी। तो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। किसी भी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में हम बिल्कुल रूट लेवल से कैसे काम करते हैं, वो चीज़ मुझे रिसर्च ने सिखाई। इट हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड कि मैं अलग-अलग चीज़ों को कैसे ट्राई करके एक्सप्लोर कर सकती हूँ, कुछ नया बना सकती हूँ। सो रिसर्च में इंटरेस्ट तो सर वहाँ आया, और टीचिंग का इन्फ्लुएंस मैं श्रेय उसका अपने पेरेंट्स को देती हूँ। मेरे मदर फादर दोनों ही प्रोफेसर्स हैं, एक मैथमेटिक्स में, एक केमिस्ट्री में। सो मैंने देखा है, एंड फिर मेरे स्कूलिंग में भी जो टीचर्स रहे हैं, कॉलेज में जो टीचर्स रहे हैं, मैंने देखा है कि उनका कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रहा है स्टूडेंट्स पे, उनकी लाइफ बदलने में, उनकी लाइफ को इंस्पायर करने में, एंड मेरी खुद की लाइफ इंस्पायर करने में। तो मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टूडेंट के लिए वो भी करना चाहती थी कि मैं उसको, वो किसी स्टूडेंट को वो इंस्पिरेशन दे सकूं कि वो अपनी लाइफ में अपना पाथ चुने, उसमें आगे बढ़े। कहीं अटके हुए भी हैं तो मैं उनको उसमें से निकाल पाऊँ। एंड ये काम एक एक अच्छा टीचर बहुत अच्छे से कर सकता है। तो इसलिए मेरा ये रुझान दोनों तरफ इसी तरह गया है। अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक, जी सर। विशु जी, एमएनएड जयपुर में पीएचडी के दौरान ईवी चार्जिंग और ऑप्टिमाइजेशन पर आपने बहुत डीपली काम किया है। तो किस इंसाइट ने आपकी सोच को सबसे ज्यादा बदला है? सर, इनसाइट्स तो दो हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मुझे बदल दिया। वैसे तो पीएचडी रिसर्च बहुत कुछ सिखा देती है। सो पहले जो मेरा काम था वो ईवी चार्जिंग स्टेशंस, अगर हम पब्लिकली लगाते हैं जैसे पेट्रोल स्टेशंस हैं,
उन पे हम किस तरह से ईवीज को प्रॉपर्ली चार्ज कर सकते हैं, उस पे मेरा काम था। सो बेसिकली स्मार्ट सिटी से रिलेटेड एक एप्लीकेशन हम डेवलप कर रहे थे। तो ईवी को चार्ज करते समय हमें पावर ग्रिड का भी ध्यान रखना पड़ता है, हमें जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, और जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसका भी हमें ध्यान रखना ही पड़ता है। एंड इस चीज के ड्यूरेशन में मेरी सबसे एक्सटेंसिव रिसर्च रही कंज्यूमर्स पे। एंड आई रियलाइज कि जब भी हम कोई भी नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कितनी ही एडवांस्ड हो, कितनी ही अच्छी हो, पर अगर सिटीजन उसे अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं तो वो टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि ये चीज सारी मेरी कंज्यूमर बिहेवियर की जो मैंने रिसर्च की है, ये उससे रिलेटेड आती है। तो कितनी ही अच्छे प्रोडक्ट्स, कितने ही अच्छे सर्विसेज हम ऑफर कर दें, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ नीड फॉर इट एंड पीपल वांट टू अडॉप्ट इट, वो चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। And the other insight that I have, I guess, from that time is resilience. कि इंसान में resilience बहुत जरूरी है जब हम रिसर्च कर रहे हैं। PhD में हमेशा ऐसा एक टाइम आता है कि जब रिजल्ट्स जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं आते, एंड प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से अप्रोच करना बहुत जरूरी है। एक चीज ने काम नहीं किया तो गिव अप नहीं करना है, उसको 100 तरीके से ट्राई करो, क्योंकि जब हम नई रिसर्च कर रहे हैं, जब हम नया कुछ कर रहे हैं, तो उसको सक्सेसफुल करने के लिए भी कुछ नया जरूर करना पड़ेगा। एंड यही चीज PhD आपको सिखा देती है, क्योंकि प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो हमारे पास ही है, बस हमने अभी तक उसे ढूंढा नहीं है। ओके तो विशु, मैं तो आपका ये सब सुन के आई एम हाईली इम्प्रेस्ड इन द सेंस कि ये तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की चार्जिंग की जो प्रॉब्लम है जयपुर में और हिंदुस्तान के सभी शहरों में, ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे भी कई दोस्त दिल्ली से आते हैं, उनको चार्जिंग स्टेशन, कई बार वहाँ वाईफाई नहीं होता है, कई बार कुछ प्रॉब्लम होती है, तो बहुत दिक्कत आती है। तो ये तो, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल जब तक पॉपुलर नहीं होंगे, जब तक कि उनकी चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तो ये तो बहुत बड़ा कार्य है। और इसमें आप कंट्रीब्यूट कर रही हैं अपनी तरफ से, मैं तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू। लेकिन है काम बहुत पेशेंस का, क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि सरकार भी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर भी चाहिए, कस्टमर्स भी उसके साथ जुड़ने चाहिए। ये तो बहुत डिफिकल्ट काम है। लेकिन हाँ, तो चलिए। थैंक यू सर। पर अभी आजकल तो आगे बढ़ रही हैं इसमें चीजें काफी, तो होपफुल फ्यूचर है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके। चलिए, तो इसी होप के नाम पे हम रुक जाते हैं और एक गाने का आनंद लेते हैं। जी बिल्कुल सर। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। झाड़ों की नरम धूप और आंगन
जाड़ों के नर्म धूप और आंगन में लेट कर आंखों पे खींच कर तेरे आंचल के साए को औंधे पड़े रहे कभी करवट लिए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। तो विशु जी, अब आते हैं हम आपके सेमी एनवीओ और एंटरप्रेन्योरशिप के सफर पर। आपने जी एक सर। वेल सेटल्ड एकेडमिक कैरियर के बावजूद अपना वेंचर शुरू किया। एंटरप्रेन्योर बनने का ये टर्निंग पॉइंट क्या था? कैसे आपको लगा कि मेरे को कुछ अपना नया शुरू करना चाहिए? सर असल में मैं ये नहीं कह सकती कि एक ही चीज थी जिसकी मेरे अंदर डेवलप होती रही। मैंने जॉब्स भी किए हैं, टीचिंग में भी जॉब किए हैं, मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब किया है, इंडिया में भी, यूएस में भी। एंड कहीं ना कहीं पे आई जस्ट फेल्ट कि जिन चीजों पे मैं काम करना चाहती हूँ, जिन चीजों को मैं एड्रेस करना चाह रही हूँ, मैं उनको नहीं कर पा रही हूँ। एंड कहीं ना कहीं पे वो एक सेगमेंट एजुकेशन भी था कि जो होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम का, वो मुझे थोड़ा लगता था कि वो हम नहीं करते हैं। एंड आई वांटेड टू वर्क इन दैट। एंड देन जो नई चीजें मैं इनोवेट करना चाह रही थी, क्लीन एनर्जी की तरफ, एनालिटिक्स की तरफ, वो भी करने की मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। बिकॉज जिस भी कंपनी में आप काम करेंगे, उस कंपनी का खुद का एक एजेंडा होता ही है, जो कि सही भी है। बट जो काम मैं करना चाह रही थी वो मैं नहीं कर पा रही थी। तो आई थिंक धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो चीज बिल्डअप होती चली गई। एंड एक पॉइंट पे बस अपने आप ही ये चीज हुई कि यू नो व्हाट, नाउ इज द टाइम टू डू इट। क्योंकि 10 साल बाद मुझे मेरी लाइफ में ये रिग्रेट नहीं चाहिए कि यू नो व्हाट विशु, उस टाइम शुरू करती तो शायद चीजें कुछ अलग होती। तो आई डिड नॉट वांट दैट रिग्रेट इन माय लाइफ कि 10 साल बाद मुझे इस चीज का बुरा लगे कि मैंने अपना खुद का कुछ शुरू नहीं किया, कुछ ट्राई नहीं किया। सो इट जस्ट केम डाउन टू कि बस करना है। बहुत बड़ी बात है। सेमी एनवीओ जिस तरह सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी और बायोमिमिक्री पर काम करता है, इसे कुछ सिंपल सी लैंग्वेज में हमारे लेमैन की भाषा में समझाएं ताकि हर लिसनर कनेक्ट कर सके। कुछ इसके बारे में हमें अच्छी तरह से समझाएं। ये बायोमिमिक्री क्या है, कुछ ये भी बताइए हमें। अच्छा, बिल्कुल सर। तो मैं तीनों का ही थोड़ा सा सिंपल टर्म्स में बताती हूँ। सो सस्टेनेबल टेक से शुरू करें तो सस्टेनेबल वर्ड जो होता है, उसका बेसिकली ये मीनिंग होता है कि हम कुछ नया कर रहे हैं, पर उसमें हम अर्थ को, हमारे नेचर को, एनवायरनमेंट को कोई डैमेज नहीं पहुंचा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कम से कम डैमेज हो। सो सस्टेनेबल टेक वही हो जाता है, टेक डेवलपमेंट, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, लेस पोल्यूशन है या नो पोल्यूशन है, देयर इज एनर्जी एफिशिएंसी, ये सारी चीजें उसमें कहीं ना कहीं आ जाती हैं। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ग्रीन बिल्डिंग्स, वो भी सस्टेनेबल टेक की डेवलपमेंट की तरफ जाता है। दूसरा था क्लीन एनर्जी। सो क्लीन एनर्जी एसेंशियली वही है कि जिस एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, उसको बनाने में हम एमिशंस नहीं कर रहे, पोल्यूशन नहीं कर रहे, वो उसमें आ जाती है। तो जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, इवन जियोथर्मल हो गया, ये सब क्लीन एनर्जी में चले जाते हैं। एंड देन बायोमिमिक्री। बायोमिमिक्री मेरे दिल के बहुत करीब है बिकॉज इट ब्रिंग्स टुगेदर टेक्नोलॉजी एंड नेचर। सो बायोमिमिक्री इज हम नेचर से इंस्पायर होके ह्यूमन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। बेसिकली वो यही चीज है। हाँ जी। तो हमें लगता है कि बहुत फैंसी कॉन्सेप्ट है या बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, पर ये चीज हम बहुत सालों से यूज ऑलरेडी कर रहे हैं। और मैं गारंटी देती हूँ कि हमारे लिसनर्स भी सब यूज कर चुके हैं बायोमिमिक्री का कोई ना कोई एग्जाम्पल। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, अगर आप कहें सर तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बायोमिमिक्री मैं भी यही सोच रहा था, आपसे पूछूंगा कोई एग्जांपल दीजिए बायोमिमिक्री क्या। जी। सो बायोमिमिक्री का सबसे पॉपुलर एग्जांपल तो खैर ऑफ कोर्स प्लेन्स तो हैं कि हम बर्ड से इंस्पायर होकर हमने प्लेन्स बनाए, पर उसके अलावा जो मुझे सबसे बढ़िया एग्जांपल लगता है वो है वेलक्रो। वो जो हम कभी शूज पे होता है, कभी पर्सेस पे होता है, वेलक्रो होता है जिसको हम खींच के खोलते हैं और दबा के। सो ये एक नेचर इंस्पायर्ड सोल्यूशन है। नेचर में हर देश में
बड़े-बड़े काँटे होते हैं, राजस्थान में स्पेसिफिकली होते हैं बरूटे, हाँ। जो कि अगर आपके कपड़ों से चिपक जाएँ तो हम्म। वो उनको हटाना बहुत दिक्कत वाली चीज़ होती है। ओके, ओके। हाँ, हाँ। सो उसी से इंस्पायर्ड है वेल्क्रो, नॉट बरूटे, पर हाँ, बरूटे जैसे जो काँटे होते हैं, उनसे ही हम्म, इंस्पायर्ड होते हैं। वेल्क्रो की जो डिज़ाइन है, जो उसका मैकेनिज़्म है, वो उसी हम्म। से इंस्पायर्ड है। वाह भाई भाई, ये सो तो नई बात बता दी आपने। जो चिपक जाते हैं, कई बार अपन झाड़ियों के बीच में जाते हैं जी, तो वहां जी, कुछ ऐसे ऐसे ये होते हैं जो चिपक जाते हैं, उनको हटाना जी, पड़ता है जोर से। राइट, राइट, जी, कांटे से बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। जी, उसका सर एक और एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ, जो कि अभी रिसेंटली टेक्नोलॉजी रिलीज़ हुई है ये, व्हिच इज़ कि जब हम जैसे मेडिकल टेस्टिंग के लिए जाते हैं, तो हमारा ब्लड सैंपल कलेक्ट होता है। हम्म, एंड कई बार पेनलेस होता है, कई बार पेनफुल भी होता है वो। बट हम्म। रिसर्चर्स ने डेवलप किया है, ये जो होती हैं लीच, एक इंसेक्ट होता है, हाँ, इंसेक्ट होता लीच। है, आई डोंट नो, बट हाँ, जो हाँ। चिपक जाता है तो खून चूसता है खून बेसिकली। चूसता है, खून चूसता है। हिंदी में उसे जोंक कहते हैं, आई थिंक। जौक कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, हाँ, जौक कहते हैं, जौक कहते तो लेकिन आपको नहीं, अगर अभी मेरे चिपक जाएगी तो मुझे नहीं पता चलेगा कि ये हो गया है, जब तक मुझे दिखाई नहीं देगा। हैं। क्योंकि जिस तरह से वो ब्लड एक्सट्रैक्ट करती है, दैट इज़ कि वो कुछ टॉक्सिन्स रिलीज़ कर देती है, तो आपका जो जहाँ पे भी वो चिपकी है वो थोड़ा नम हो जाता है, आपको नहीं पता चलेगा इट्स सकिंग ब्लड। तो हम्म, उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अभी ब्लड एक्सट्रैक्शन के लिए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, जिससे सैंपल कलेक्ट करते में लोगों को दर्द ना हो। सो इट्स नॉट ओके। यूजिंग लीचेस, बट वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जिस तरह से लीच करती है काम, वैसे ही उन्होंने इक्विपमेंट बनाया है, जिससे बच्चों के स्पेशली, सीनियर सिटीजन्स के स्पेशली, कोई भी पेन ना हो, पेनलेस ब्लड कलेक्ट सैंपल कलेक्शन उनका हो जाए। सो दैट इज अनदर बायोमिमिक्री बेस्ड एग्जांपल। अच्छा, अच्छा। मतलब वो लगा के वो ब्लड सक कर लेगी एक तरह से, ये मतलब हुआ। बट हाँ, लीच नहीं है सर, लीच नहीं लगाते हाँ। हैं। लीच हम्म। जैसा लीच कोई से चीज होगी वो। इंस्पायर होके ओके, उन्होंने कोई एक नीडल कोई। टाइप ऐसी ही बनाई है, जो कि आपको दर्द नहीं फील करने देगी बिल्कुल भी, कितनी भी बार ओके, करें आप। समझ गया, मैं समझ गया। बहुत 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 जोरदार चीज है। तो हाँ, बायोमिमिक्री तो आज हमारा बहुत बढ़िया टेक अवे हो गया भाई, यहाँ से आपसे और विशु से। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सर, हम हर जगह यूज कर रहे हैं उनको। वेलकुर का भी आपने बताया, बहुत अच्छा। और जी आपने सर। ये बर्ड बर्ड से एरोप्लेन की जो मतलब कल्पना की इंसान ने, वो भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बताया आपने। सर तो मैं अभी आज तो, अगर हमारे पास टाइम होता तो मैं और भी आपको एग्जांपल्स बता सकती हूँ बायोमिमिक्री के। हम हम्म, डेली देखते हैं, ये बहुत सारे हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर बातचीत करेंगे, आपको दोबारा बुलाएंगे। बिल्कुल तो सर। आज तो आज सेमी एनवीओ किन किन रियल प्रोजेक्ट या इनोवेशन पर काम कर रहा है, जिसे आम लोग भी रिलेट कर सकते हैं? हाँ, इसके आप बताइए। सो सर अभी तो हम फोकस्ड हैं, कुछ-कुछ डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम हम्म, बिज़नेसेस की हेल्प कर रहे हैं उनका डेटा एनालाइज़ करने में। हम हम्म, साथ में अभी जो इनोवेशन की तरफ हम काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स एयर एंड वाटर पॉल्यूशन चैलेंजेस। सो हम उसके लिए सॉल्यूशंस डेवलप कर रहे हैं, पोर्टेबिलिटी के हिसाब से एंड एक्चुअली चीज़ों को थोड़ा फिक्स करने के हिसाब से। Then we are हम्म, also working towards portable temperature controlling solutions. बिल्डिंग्स में भी, एंड आजकल लोग काफ़ी एडवेंचरस हो गए हैं, कैंपिंग वगैरह भी जा रहे हैं। तो उस आउटडोर हम्म। सिचुएशन में विदाउट क्रिएटिंग एनी पॉल्यूशन हम टेम्परेचर कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, अभी हम उन प्रोडक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। भाई ऑल द बेस्ट। ये तो आप बड़ी बड़ी इनोवेटिव बातें बता रही हैं मेरे को। आउटडोर थैंक यू में सर। जाके टेम्परेचर कंट्रोल करना, आई डोंट नो कैसे होगा। खैर चलिए। सर टेंट में हो बहुत बड़ा। जाएगा, वैसे हाँ, वैसे वो करना मैं थोड़ा समझ रहा हूँ, डिफिकल्ट टेंट है। में जाके जैसे माउंटेन्स वगैरह पे जी, लोग बाग जाते हैं, तो उनके टेम्परेचर कंट्रोल हो उनके टेंट के अंदर, यही कहना चाह रही हैं आप। लेकिन फिर भी जी, काफी मुश्किल काम, क्योंकि वहाँ पावर कहाँ से आएगी और कैसे होगा, क्या होगा। चलिए, तो इसी टेम्परेचर कंट्रोल के नाम पे और इनोवेशन के नाम पे हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं। जी बिल्कुल सर।
दीवाना दीवाना करके छोड़ोगे, लगता है यूं हमको। 100 बार कहा है जाने जहां, यूं प्यार से तुम देखा न करो। हाय जीना मुश्किल कर दोगे, लगता है यूं हमको। 100 बार कहा है जाने जहां, यूं प्यार से तुम देखा न करो। हाय जीना ला 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 ला। ऐसे न बस जाना था मेरी पलकों के तले। हो राही वहीं रुकते हैं घनी, जहां छाँव मिले। हो प्यार से रुक रुक देख रहे, क्या हो मुझ में। हो सर से कदम तक सपनों के कहीं गाँव मिले। कैसी हूँ मैं साजन फिर से। तो विशु जी, अब आते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। एआई को अगर आपको एक आम आदमी या आम लिसनर को समझाना हो, तो आप किस तरह से समझाएंगी कि एआई है क्या? क्योंकि आजकल हर जगह एआई है। जी सर, ये एक्चुअली बहुत ही ज़रूरी सवाल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। तो हम बात करते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस की। आप हैं, मैं हूँ, हम सब लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पे हमारा दिमाग कुछ देखता है, समझता है, उसके बेसिस पे कंक्लूजन्स ड्रॉ करता है और फिर हम उसे हमारे ब्रेन में ही सेव कर लेते हैं। फ्यूचर में कोई सिचुएशन आती है तो हम उसे वापस यूज़ करते हैं डिसीजन लेने के लिए। ये हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस का पैटर्न रहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली इसी को कॉपी करने की कोशिश है। तो अब एज ह्यूमंस तो हम बहुत सारा काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छोटे छोटे कामों में स्पेशलाइज करता है। तो जैसे अगर अभी मैं बात करूं इन जनरल, जैसे ये हमारा फोन का असिस्टेंट है। अगर एंड्रॉइड फोन है तो गूगल असिस्टेंट होगा, अगर एप्पल फोन है तो सीरी नाम का एक असिस्टेंट फोन पे रहता है। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं पे एआई से इंस्पायर्ड होते हैं। अब क्या है कि हम एज ह्यूमंस हम सीखते हैं डेटा के बेसिस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सीखता है। ये सबसे खूबी है उसकी, जितना डेटा हम, जितनी इंफॉर्मेशन हम उसे देते हैं, उसी के बेसिस पे वो सीखता चलता है, अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करता हुआ चलता है। बिल्कुल सही बात है। बेसिकली वो डेटा कलेक्ट करता है और फिर डेटा को एनालाइज करके अपने दिमाग में उसका सॉल्यूशन निकालता है। ये कहना जी चाह सर। रही हैं आप। जी तो आज हर घर में स्मार्टफोन है। ऐसे कौन से सिंपल एआई टूल्स हैं जिन्हें एक नॉर्मल मैन या वुमन अपनी डेली लाइफ में आसान बनाने के लिए यूज कर सकता है? स्मार्टफोन से रिलेटेड एआई के कौन से टूल्स हैं? अच्छा सर, एज सच मैं टूल्स के नाम तो इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि बहुत सारे टूल्स हैं, किसी के फ्री वर्जन्स हैं, किसी के पेड वर्जन्स हैं, पर ये एक्चुअल में तो इस चीज पर डिपेंड करता है कि हमारी तकलीफ कहाँ पे आ रही है। कि मतलब हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं अपने फोन से। जैसे कई लोग हैं, उनके पास इतने सारे काम होते हैं दिन में और फिर वो भूल जाते हैं कौन से काम रह गए। कई बार सभी के साथ हो जाता है। तो कुछ टाइम मैनेजमेंट और टास्क मैनेजमेंट टूल्स हैं जो बहुत आसानी से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बट सबसे आसान टूल जो सब यूज कर सकते हैं वो फिर भी फोन असिस्टेंट, ये जो चैट असिस्टेंट की मैं बात कर रही हूँ, ये है। ये आपके नोट्स भी रख सकते हैं, ये आपके कैलेंडर में चीजों को भी डाल सकते हैं कि भाई परसों मुझे मेरे फ्रेंड से मिलने जाना है, तो ये चीज मैं अभी अपने फोन में बोल के मैं अपने कैलेंडर में डाल सकती हूँ ये वाली चीज। 100 ऐप खोल के मुझे ये चीज करने की जरूरत नहीं है, मेरा गूगल असिस्टेंट ये मेरा काम कर सकता है। सो ये सारी चीजें, बहुत सारे टूल्स हैं जो हम कर सकते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी
यहाँ पे भी एआई के टूल्स का बहुत यूज हो सकता है। एंड आजकल हम सभी, जैसा आपने कहा, हम सभी यूज कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा देखने की भी जरूरत है, जो हमारे यंग लिसनर्स हैं वो कहीं कुछ गलत एप्लीकेशंस पे तो नहीं चले गए हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं पे एआई की एप्स हेल्प कर सकती हैं टू मॉनिटर एंड टू रेगुलेट कि रेगुलेट। बच्चे सेफ रहें जब वो स्मार्टफोन्स पे एक्टिव हैं। ये बात बहुत सही। और कोई खास सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई एआई टूल्स जो आपके दिमाग में हो, आप सजेस्ट कर सकती हैं? सीनियर सिटीजन्स क्या यूज कर सकते हैं? जैसे हेल्थ रिमाइंडर्स है, डेली असिस्टेंस, ऐसी कुछ चीजें, सेफ्टी जी अलर्ट्स या सर, ऐसा बिल्कुल। कुछ? बिल्कुल सर। सेफ्टी अलर्ट्स एंड हेल्थ रिमाइंडर्स की बहुत सारी ऐप्स अभी आ गई हैं। एक ऐप है ख्याल करके, which has a lot of information, health related information इनके पास रहती है। बट ऑफ कोर्स कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है तो पहले तो हमें मेडिकल प्रोफेशनल से कंसल्ट करना ही है। ये एप्स बस एक इंफॉर्मेशन या गाइडिंग टूल के बेसिस पे हैं। हमें डॉक्टर को तो दिखाना ही है, वो स्किप नहीं करना है, बट इमरजेंसी सिचुएशन में डेफिनेटली these apps can help. Then एक ऐप और है सर, which is called Be My Eyes. So basically ये है कि वो it can जैसे अगर आप कोई टेक्स्ट देखना चाह रहे हैं आप, या मुझे प्रॉपरली विजिबल नहीं हो रहा, न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं, इट कैन ईदर मैग्निफाइड फॉर यू, या फिर उसमें वो फीचर होता है कि वो आपको रीड आउट भी कर सकता है आपके लिए। ओके। सो अगर थोड़ा विजन इम्पेयरमेंट है वहां पे ये ऐप यूजफुल हो सकती है सीनियर सिटीजन्स के लिए। एंड देन वॉइस कंट्रोल इंटरफेसेस हैं, कई बार हमको टाइप करने में दिक्कत होती है, तो ये चीजों के लिए भी एप्स हैं। कुछ एप्स एक दो एप्स ऐसी हैं जो कि आपका स्क्रीन मैग्नीफाई कर देंगे तो आप आसानी से टाइप कर सकते हैं, और कुछ एप्स ऐसी हैं जो कि वॉइस कंट्रोल के बेसिस पे आपको ये चीजें बड़ी आसानी से करने देंगी। सो अगेन वही आता है कि हम किस प्रॉब्लम को पहले टैकल करना चाह रहे हैं, उसके लिए एआई एप्स तो सर बहुत हैं, और अभी रोज नए एप्स आ रहे हैं नए फीचर्स के संग। तो देयर इज अ होल लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन एक्सप्लोर। राइट, ग्रेट। मतलब ऐसे एप्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा बताया आपने। बिल्कुल सर, बिल्कुल वाह। सर, बिल्कुल सर। अब आते हैं विशु जी स्किल सिफी के नाम पे, कि स्किल सिफाई के जरिए आपने 700 से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है। अब ये बताएं, इन ट्रेनिंग की खासियत क्या है और क्या ये बिगिनर्स के लिए भी आसान है? सर जी बिल्कुल, सारे कोर्सेज जो हैं वो बिगिनर्स के लिए ही डिजाइंड हैं, फॉर द सिंपल रीजन कि बेसिक्स सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। एडवांस्ड इंफॉर्मेशन आप गूगल करेंगे, आपको फटाफट बहुत सारी एडवांस्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बट सबसे जरूरी चीज है, किसी भी बिल्डिंग के लिए भी सबसे जरूरी चीज होती है उसकी नींव। सो रूट्स अच्छी होनी जरूरी है, बेसिक्स क्लियर होने जरूरी हैं। तो हमारे सारे कोर्सेज जो हैं वो बेसिक्स से ही शुरू होते हैं। नाउ दोस कोर्सेज कैन बी समथिंग एज सिंपल एज इंस्टाग्राम पे कोई शुरुआत कर रहा है अपने बिजनेस की या अपने पर्सनल अकाउंट की भी, तो हम उन्हें वो भी सिखाते हैं, सेफ्टी फीचर्स भी सिखाते हैं। और कोई बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना सीखना चाह रहा है, कैसे काम करता है, सब प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हैं, तो हम वो कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो पूरी रेंज रहती है हमारे पास टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज में। एंड देन फिर सर खासियत में तो खैर वो तो मैं अपने खुद के कोर्सेज की तो ऑफ कोर्स तारीफ करूंगी ही, बट हमारे कोर्सेज जो हैं ये ग्रुप में भी ऑफर होते हैं और 1-to-1 भी ऑफर होते हैं। तो कई बार होता है लोगों को हेजिटेशन होता है सबके सामने सीखने में, तो हम 1-to-1 भी ऑफर करते हैं, कस्टमाइज्ड होते हैं कि हम उनके लर्निंग नीड्स के हिसाब से उस कोर्स को क्यूरेट करते हैं। बिल्कुल पर्सनलाइज्ड सिलेबस होता है हमारे कोर्स का। तो आपका ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? जयपुर में किस जगह है? लोकेटेड कहाँ है? सर हम हैं जगतपुरा में, अक्षय पात्र के पास में। है? बट जी सर, जी सर, अच्छा, अक्षय पात्र के पास में हमारे ऑफिसेज हैं। तो बिल्कुल आइए सर, यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अस। आवर कोर्स ट्रेनिंग्स आर आल्सो मेजॉरिटी ऑफ देम आर ऑनलाइन। सो आप कहीं से भी हमारे कोर्सेज के लिए साइन अप कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। और साथ साथ सिंस ये प्रैक्टिकल लर्निंग जरूरी है सारे कोर्सेज में, सिर्फ थ्योरी हम नहीं करवाते हैं, हम प्रैक्टिकली करवाते हैं कि अगर आप एआई भी सीख रहे हैं तो प्रैक्टिकली आपको एआई किस तरह से यूज करना है, क्या सेफ्टी फीचर्स रखने हैं, हम वो सारी चीजें प्रैक्टिकली सिखाते हैं उसमें। ये तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इन द सेंस कि
मैंने देखा है जनरली जो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज हैं उसके जी अंदर सर। लोग कैंप्स लगाते हैं, मेडिकल वाले भी लगाते हैं, वो भी लगाते हैं। तो आप लोगों को भी आके बताना चाहिए, सब लोगों के इस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो जो हाउसवाइफ्स हैं या जो सीनियर सिटीजन है जिनके पास थोड़ा टाइम है अपना, तो वो इस तरह के कोर्सेज को अटेंड कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल में जी आपको सर। सोचना चाहिए इसके बारे में। सर ये तो आपने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दे दिया। ये इसको देखिए, अब मैं बिल्कुल अमल करूंगी इस पे। ये आपने मुझे बहुत अच्छी बात बता दी। नहीं, मेरे को तो आपने चूंकि अक्षय पात्र के बिल्कुल पास में बताया और मैं भी वहीं से बात कर रहा हूँ आपसे, तो इसलिए मुझे जरा सुन के अच्छा अच्छा लगा। अच्छा। चलिए विशु जी आगे चलते हैं। ये टेक अवेयरनेस और डिजिटल लिटरेसी, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या इंसान को बेसिक एआई सीखना चाहिए? खैर यही वही बात है जो हम आपसे आज अभी डिस्कस कर रहे हैं। जी सर, ये सिर्फ बिल्कुल बेसिक अवेयरनेस हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम भले ही नहीं यूज़ करना चाहें एआई, पर हम्म। एआई हमारे आस-पास है। और कुछ नहीं तो सर अगर आप देखें, एक टर्म बहुत यूज़ हो रही है, एक तो चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हाँ एआई चलिए। टूल है। हम्म। और फिर देखें तो उसके बाद आता है गूगल जेमिनी, ऐसे बहुत सारे हम्म। हैं। ये सारे के सारे ना एक बहुत स्पेसिफिक कैटेगरी होती है, एलएलएम्स हम्म। कहते हैं उन्हें, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ओके। अम, पर इसके अलावा भी एआई बहुत कुछ कर रहा है। सिर्फ एलएलएम्स में एआई नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं, अभी कार्स आ रही हैं जिनमें एआई लगा हुआ है, दैट मेक्स श्योर कि जो ड्राइवर है, बाय चांस अगर वो सो जाए या उनका कुछ मेडिकल इशू हो जाए और कार हम्म। चलते-चलते ड्रिफ्ट होने लगे, गलत डायरेक्शन में जाने लगे, तो उसमें हम्म। ऑटो करेक्शन फीचर्स हैं, वो भी ओके। एआई बेस्ड ही हैं। सो एआई की एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं। तो कहीं न कहीं हमारे लिए ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। एंड सो इसके इसी के हिसाब से सर हम जनवरी से कोर्सेज़ यही लॉन्च करने वाले हैं अभी। एआई सेफ्टी रिलेटेड कोर्सेज़ हमारे रहेंगे, ये ऑनलाइन रहेंगे, एंड दीज़ विल बी ओपन टू एवरीबॉडी, किड्स कैन जॉइन, एडल्ट्स कैन जॉइन। बेसिकली हम उसमें बात यही करेंगे कि एआई किस तरीके से सेफली आप यूज़ कर सकते हैं, एंड बच्चे कैसे सेफली यूज़ कर सकते हैं, एंड अलोंग विद दैट एआई को रिकॉग्नाइज़ कैसे करना है। अभी हमारे पास सबके पास व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, जो काफ़ी सारे जो हैं दे आर मेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पर हम्म। हम बता नहीं पाते हैं कि वो एक्चुअल वीडियो है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो है। तो कैसे रिकॉग्नाइज़ करना है, ये हम उस सेशन में, उस कोर्स में हम सिखाएँगे। बहुत आसान होता है ये रिकॉग्नाइज़ करना, तो पर ये है कि आजकल बहुत सारे व्हाट्सएप पे भी एआई वीडियोज़ सर्कुलेट हो रहे हैं। कुछ तो साफ पता चल जाता है, पर कुछ इतने रियलिस्टिक होते हैं कि बता पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इन सब चीज़ों को लेके अवेयरनेस हमारी होनी ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। नहीं, बहुत अच्छा बताया आपने। ये तो आजकल इतने मैसेज आ जा रहे हैं और कौन सा फेक है कौन सा एआई जनरेटेड है, बताना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत बहुत बिल्कुल दिक्कत आ सर। रही है। जी चलिए सर। तो इसी बात पे एक गाने के लिए रुक जाते हैं। जी सर। पैसा, ये पैसा, पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा। ये हो मुसीबत न हो मुसीबत, हो मुसीबत न हो मुसीबत, 7 8 9 10। पैसा, ये पैसा, पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा। ये हो मुसीबत न हो। विशु जी, आपने नेचर एंथुजियाज्म और एडवेंचर का भी जिक्र किया है। कौन सी ऐसी जगह एक्सपीरियंसेस हैं आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग रही है? सर सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग तो शायद आई थिंक ताए ही रहेगा कुछ-कुछ लोकेशंस का। बट अच्छा। आफ्टर मूविंग बैक टू जयपुर, मेरी अच्छी अच्छी बात ये रही कि मैं कुछ लोगों से कनेक्ट हुई जिन्होंने मुझे जयपुर के आस-पास जो ट्रेकिंग्स हैं, अरावलीज़ में, वहाँ वो मुझे हम्म। लेके गए। एंड जयपुर के पहाड़ों की जो खूबसूरती है, वो अपने आप में बिल्कुल ही अलग है। तो जहाँ करेक्ट। मैंने यूएस में रॉकी माउंटेन्स भी देख लिए, अलग-अलग जगह वहाँ पे ट्रेक कर लिया, येलोस्टोन नेशनल पार्क भी देखा। लेकिन जयपुर की खूबसूरती जो है वो अपने आप में बिल्कुल ही अलग है। हर बार मैं देखती हूँ और हर बार मुझे उससे वापस प्यार हो जाता है। तो जयपुर डेफ़िनेटली डेफ़िनेटली मुझे हमेशा इंस्पायर करता है। जो आई थिंक सबसे उसके बाद जो मेरा रहता है,
दैट इज येलोस्टोन नेशनल पार्क, एक यूएस में है। उसमें एक वो पूरा का पूरा नेशनल पार्क, इट वाज जस्ट वेरी ब्यूटीफुल। मैं एक ही बार गई हूँ वहां पे। एंड बस सारी नेचुरल प्लेसेस आई थिंक हमको कहीं ना कहीं सिखाती हैं कि हम कितने ही मटीरियलिस्टिक चीजों में घुस जाएं, हमें नेचर से कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, ये तो आपने बिल्कुल ही बातचीत का अंदाज ही बदल दिया। येलोस्टोन नेशनल पार्क तो बहुत ही मशहूर है, उसके बारे में भी बात की, और जी जयपुर के अरावली हिल्स के बारे में भी बात कर ली। तो जब विशु फ्री होती हैं तो क्या पढ़ना जी पसंद सर। करती हैं? कोई ऐसी किताब जिसने आपकी लाइफ फिलॉसफी पर असर डाला हो? कोई ऐसा कोई भी चीज बताइए उसके बारे में। सर तो मुझको रीडिंग का एक्चुअली बहुत शौक है। अलग अलग बुक्स, आई थिंक लाइफ के अलग अलग स्टेज में मैंने अलग अलग टाइप की बुक्स पढ़ी हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जो सबसे इम्पैक्टफुल रही थी मेरे लिए, दैट वाज दी हैरी पॉटर सीरीज। आई नो सब कहेंगे कि बहुत बच्चों वाली बुक्स हैं, और वो हैं भी बच्चों वाली बुक्स, बट उन बुक्स में आई रेड देम व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड देन इन कॉलेज, तो मेरे लिए बहुत इम्पैक्टफुल रही वो। एंड देन अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी विच वाज सराउंडेड बाय इडियट्स, एंड ओके। दैट बुक इज अबाउट हाउ वी आर, हर इंसान कैसे अलग है। एंड अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं या आपकी मैनेजमेंट लीडरशिप पोजीशन है, तो आप अलग अलग लोगों को जो टास्क दे रहे हैं, आपको पर्सनालिटी को रिकग्नाइज करके फिर वो टास्क देने हैं। एंड इट वाज अबाउट ओके। हाउ टू कैटेगराइज पीपल इन योर टीम। सो वो बुक मेरे लिए काफी इंसाइटफुल रही। एंड अभी आई एम स्टार्टिंग विद द साइकोलॉजी ऑफ मनी, एंड सो दैट इज आल्सो एन इंटरेस्टिंग रीड सो फार। तो अभी तो बहुत सारी बुक्स हैं सर जो पढ़नी है, हर नई बुक मुझे कुछ ना कुछ इंस्पायर कर देती है। नहीं, सही बात है। ये आपकी जो आपने अभी बताई कैटलॉग बनाना लोगों का, उनकी क्वालिटीज के हिसाब से या उनकी उसके हिसाब से, ये बहुत बड़ी बात है। ये अच्छी लगी मुझे। इसका नाम दोबारा बताइएगा, इस बुक का क्या नाम था जो आपने अभी बताया? सर इट इज कॉल्ड सराउंडेड बाय इडियट्स। सराउंडेड ओके, बाय बाय इडियट्स। ओह, सराउंडेड बाय इडियट्स, वेरी गुड। जी और सर। अगर म्यूजिक और फिल्म्स की बात करें तो आपकी प्लेलिस्ट में किस तरह के गाने रहते हैं? कोई फेवरेट फिल्म या पर्सनैलिटी जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो, उसके बारे में बताइए कुछ। सर मेरी प्लेलिस्ट तो बड़ी मिक्स्ड रहती है। उसमें सारे गाने चलते हैं, हर टाइप के गाने चलते हैं, इंग्लिश, हिंदी, पुराने नए सब चलते हैं। बिकॉज म्यूजिक इज जस्ट, मेरे लिए म्यूजिक थेरेपी हो जाता है। बैकग्राउंड में हमेशा म्यूजिक मेरे संग, कार में भी चलेगा, ऑफिस में हूँ तो भी चलेगा। अनलेस एंड अनटिल मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ तो बात अलग है, बट हाँ। अदरवाइज म्यूजिक कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है। बट आई थिंक Shreya Ghoshal is a personal favorite. A.R. Rahman is another one. And then किशोर कुमार जी के गाने मुझे बहुत पसंद हैं। उनका एक गाना है जो कि बिल्कुल मेरा ऑल टाइम, वो कहते हैं ना, लाइफ प्रिंसिपल बन गया है, लाइफ मोटो बन गया है। दैट इज, गोलमाल मूवी आई थी सर एक, अमोल पालेकर जी हाँ, की। आई थी उसमें है गाना आने वाला पल जाने वाला है। एंड वो गाना अपने आप में, उसके लिरिक्स जो हैं वो इतने प्रोफाउंड हैं। दोज आर लाइफ चेंजिंग लिरिक्स अगर हम उन्हें ध्यान से सुने तो। सो दैट इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम। वो मैं गाना कितनी बार सुन सकती हूँ। हाँ, तो अब ये एंड बताइए, सुन तो सकती हैं, आपका कभी गुनगुनाने का मन करता है? तो विशु जी, कोई बात नहीं, हम एक गाना आपके लिए यहाँ उसके लिए ब्रेक लेते हैं और एक आपकी मनपसंद गाना सुनाते हैं। बिल्कुल सर। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल।
अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं तो दिल हरदम ये कहेंगे, कहीं बीते ना ओ कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। और अब हम आ गए हैं विशु जी आखिरी पायदान पर। एक सवाल कि आप मानती हैं कि छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा प्रभाव ला सकते हैं? कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए आपकी अपनी जिंदगी से जिसने आपको बहुत पर्सनली मोटिवेट किया हो और आज इस मुकाम पे आप आई हैं, उसकी वजह से आई हैं। ऐसा कुछ है आपके जहन में? सर छोटे छोटे एवरीडे वर्क, भले ही बूंद बूंद से हम कहते हैं ना घड़ा भरता है, होता तो सर यही है। कोई भी चीज का रिजल्ट एकदम से नहीं मिलता, एंड इंजीनियरिंग यही सिखाती है हमको कहीं ना कहीं पे। जब हम कुछ नया बनाने जा रहे हैं, पहला वर्जन जो बन के आता है वो कभी बेस्ट वर्जन नहीं होता किसी भी चीज का। तो इंजीनियरिंग में हम लोग यही करते हैं कि हम पहले एक चीज बनाते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में लेकर आते हैं, धीरे धीरे उस पे काम करते हैं, तब कहीं जाके वो उस स्टेज पे पहुंचता है जहाँ पे वो एकदम परफेक्ट हो जाता है या ऑलमोस्ट परफेक्ट हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है सर, अभी पॉपुलर है, लेकिन इस पे काम बहुत सालों से चल रहा है, बहुत बहुत सालों से चल रहा है, जिससे कि उसको इस परफेक्ट अभी के फॉर्म में लेकर आ सके, और अभी भी ये इम्प्रूव कर रहा है। तो क्या है, ये जो छोटी छोटी चीजें हम करते हैं, बूंदें जो हम बेसिकली डालते हैं, इन्हीं से हमारी लर्निंग होती है और हम इम्प्रूव करते हैं। तो छोटे छोटे टास्क जो हैं, उससे ही हमारा जो बहुत बड़ा सा प्रभाव आ सकता है उसमें। बिल्कुल आपने बहुत गहरी बात कह दी विशु जी। ये साइंस और इंजीनियरिंग की जो डेवलपमेंट लास्ट 200-300 इयर्स में हुई है, ये सारी बात हमें दिखाती है कहाँ से और कहाँ आ गए हम लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल एक बहुत बड़ा एक चेंज है। बहुत बड़ा चेंज आया है, और ये पेशेंस से आया है, धीरे धीरे काम करने से आया है। हजारों लाखों साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तब जाके आज हम इस जगह बैठे हैं कि आराम से बैठ के हम 3 जगह 3 लोग बैठ के बात कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल यही सर, बिल्कुल यही आप देखिए ना, इस तरह क्या जी सर। संभव था कि हम लोग 3। और ये भी हो सकता है आप यूएस में बैठी होती, कोई इंडिया में बैठा होता, कोई चाइना में बैठा होता, फिर वो आपस में बातें करते, और करते ही हैं आजकल टेक कंपनी जी वाले सर, सब लोग ऐसे ही करते हैं। तो बिल्कुल यही सर। बता रहा है कि, और ये ओवरनाइट नहीं हुआ है, बहुत साल लगे हैं इस बदलाव को लाने में। जी, तो मजा आ गया बहुत आपकी ये सारा। बात सुनने में कि ये छोटा छोटे बूंदे क्या है, बहुत छोटी छोटी बूंदे हैं जिनसे आज ये समाज और देश और पूरी दुनिया बदल गई है। बहुत बढ़िया जी बात। सर। और सबसे आखिर में विशु जी, आज की यंग जनरेशन और स्पेशली गर्ल्स इन टेक को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? So girls in tech have such a big responsibility. I think women have इतना बड़ा रोल होता है उनका सोसाइटी में, सोसाइटी डेवलपमेंट में, कि जब वो टेक में उतरती हैं, कहीं पे उनको लगता भी है कि ये नए मैदान में आ गए हम, पर उस मैदान में उनको खेलते रहना चाहिए। जो उनका दिमाग उन्हें बता रहा है, जो गट फीलिंग उनकी बता रही है कि नए तरीके से ट्राई करना चाहिए, वो उनको फॉलो करना चाहिए। कुछ लोग एनकरेज करेंगे, कुछ लोग डिस्करेज करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि तुम अपना बिजनेस नहीं खोल पाओगी इंजीनियरिंग में, चलेगा नहीं, सस्टेन नहीं करेगा। बट अगर उनमें से कोई एक भी है जो सोच रहा है या सोच रही हैं अपना बिजनेस खोलने की, इंजीनियरिंग में ही नहीं सिर्फ, पर हाँ इंजीनियरिंग में अगर खोलने की सोच रही हैं, तो वो आगे बढ़ें, और जिस कॉन्फिडेंस के संग अभी तक काम करती आई हैं, वो कॉन्फिडेंस से इस स्टेप को भी लें। क्योंकि जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस तरह से द वे वुमेन थिंक इज वेरी क्रिएटिव, इज अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारा लाइफ का गोल ही ये हो जाता है कहीं ना कहीं पे। सो दे शुड नॉट हेजिटेट, इवन इफ इट इज समथिंग डिफरेंट। अगर उनकी सोच सबसे अलग भी है, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो आगे बढ़ें और वो अलग सोच को भी इम्प्लीमेंट करके देखें।
बिल्कुल बिल्कुल, अगर नए रास्ते पे जाना है तो डरना नहीं है और उस रास्ते को चलते जाना है, उस रास्ते पर चलते जाना है। बहुत बढ़िया बात। बिल्कुल। तो धन्यवाद डॉक्टर विशु जी, आपसे बातचीत बहुत ही इंस्पिरेशनल रही। आपकी बातें न केवल टेक्नोलॉजी को सरल बनाती हैं बल्कि ये भी दिखाती हैं कि इनोवेशन तभी मीनिंगफुल है जब वो लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए। आज आपने हमें बताया कि एआई डरने की कोई चीज नहीं है, समझने और अपनाने की चीज है, कि सस्टेनेबिलिटी सिर्फ सरकारों और साइंटिस्ट का काम नहीं बल्कि छोटे छोटे इंडिविजुअल स्टेप से भी बहुत बड़ा फर्क आता है, और कैसे लर्निंग, क्यूरियोसिटी और पर्पस किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। विशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज आपने अपना समय दिया, हमारे को इतनी सारी नई चीजें बताई। थैंक यू सो मच सर। यहाँ आके ये बातें करके मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं अपने थॉट्स, अपने इनोवेशन सबके संग शेयर कर पाई। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी, मेरे को यहाँ पे लेकर आने के लिए, ये अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू सो मच। श्रोताओं, उम्मीद है आज की बातचीत ने आपको भी उतना ही इंस्पायर किया होगा जितना हमें किया है। अगर आप एआई, टेक टूल्स और सस्टेनेबिलिटी के बारे में सीखना चाहते हैं तो स्किल्सफाई और सेमी एनवीओ आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए मेहमान, नई कहानी, नए सोच के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, नेचर को अप्रिशिएट करें और टेक्नोलॉजी को अपनी जिंदगी में एक दोस्त की तरह इस्तेमाल करें। मैं हूं आरजे आलोक, आप सुन रहे हैं जिंदगी की सोच, टेक्नोलॉजी का रंग। Signing off, take care and keep learning. Thank you. जिंदगी के रंग हजार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा। छोटी सी हमारी कायनात बन गई।